है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 15 के बारे में। अब ये जो आर्टिकल 15 है ना, ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। अब राइट टू इक्वलिटी में हमें कुल मिलाकर 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी के पार्ट है। अब ये जो राइट टू इक्वलिटी है ना, इसका जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी में इसका जो सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 15 या आर्टिकल 15, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब ये जो आर्टिकल 15 है या आर्टिकल 15 है ना, इसमें क्या है? 6 सब क्लॉज है। तो एक एक कर हम सभी सब क्लॉज को जो है कवर करते हैं। तो देखो, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion। मतलब आप जो है हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो, आप पारसी हो, इसके बेसिस पर हमारी स्टेट सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सेक्स के बेस पर, मतलब आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, इसके बेस पर भी जो है स्टेट सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म स्थान क्या है, इसके बेस पर भी जो है हमारी स्टेट सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जो है ना एनी सिटीजन बोला गया है, यहाँ पर एनी पर्सन शब्द का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है? एनी सिटीजन। अब एनी सिटीजन का मतलब क्या होता है, तो इसको समझो। देखो, ये क्या है? हमारा इंडिया है। इंडिया में कौन रहते हैं? इंडियन सिटीजन रहते हैं, भारतीय नागरिक रहते हैं। अब हम इन्हें जो है इंडियन सिटीजन या भारतीय नागरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास इंडिया की नागरिकता होती है, इंडिया की सिटीजनशिप होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ये जो है इंडियन सिटीजन है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? इंडिया में ना नॉन सिटीजन भी रहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो लोग क्या है, कभी इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, कभी जो है अपना स्टडी करने के लिए आते हैं, कभी अपना इलाज करने के लिए आते हैं, और इनके पास जो है ना इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये नॉन सिटीजन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, ये जो बंदा आपको दिख रहा है, मान लेते हैं ये अमेरिका से इंडिया में आया, तो इसके पास जो है नागरिकता कहाँ की होंगी? अमेरिका की होंगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो है अमेरिकन सिटीजन है, और हमारे इंडिया के लिए क्या है? नॉन सिटीजन है। मान लो ये जो है ब्रिटेन से आई, इसके पास जो है ब्रिटेन की सिटीजनशिप होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रिटेन सिटीजन हो जाएगा। ये जो है इंडिया के लिए नॉन सिटीजन हो जाएगा। तो आई होप इनमें क्या डिफरेंस है आपको जो है क्लियरली समझ में आ चुका होगा। जिनके पास इंडिया की नागरिकता होती है हम क्या बोलते हैं? उनको इंडियन सिटीजन बोलते हैं, और जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन सिटीजन बोलते हैं। अब ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है ना, ये अप्लाई होता है इंडियन सिटीजन पर। अब इसका मतलब क्या है? मान लो कल को जाके हमारे स्टेट ने इन सिटीजन के साथ इन ग्राउंड पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया, तो ये जो सिटीजन है स्टेट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और स्टेट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब मान लो स्टेट ने कल को जाके नॉन सिटीजन के साथ इन ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया, तो ये जो नॉन सिटीजन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 की पावर इन्हें नहीं मिलती। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 या आर्टिकल 15 इन पर अप्लाई नहीं होता, मतलब नॉन सिटीजन पर ये अप्लाई नहीं होता। तो आई होप ये फैक्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में ना और एक चीज बोली गई है कि देखो भाई, ये जो हमारा स्टेट है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, बट ये ग्राउंड क्या है? यहाँ पर ओनली शब्द का यूज किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? जो हमारी स्टेट है सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, बट इनके अलावा अदर फैक्टर में जो है हमारी स्टेट सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है? स्किल के बेसिस पर जो है सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, टैलेंट के बेसिस पर जो है सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इसको जो है हमने आर्टिकल 14 में देखा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में हमारी स्टेट क्या कर रही थी? पॉजिटिव और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। तो यहाँ पर भी ना आर्टिकल 15 में भी जो है हमारी स्टेट सिटीजन में पॉजिटिव और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। एग्जाम्पल इसको समझो, ये क्या है? 5 लोग हैं, इंडियन सिटीजन है। अब इनमें से ये जो बंदा है ना, इसको क्या है? कंप्यूटर की स्किल है, कंप्यूटर में टैलेंटेड है, कंप्यूटर का नॉलेज है। अब हमारी स्टेट बोल रही है कि देखो भाई, हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है? तो हमारी स्टेट क्या करेंगे? इस बंदे को जॉब दे देंगे, इसको जॉब नहीं दे देंगे, इन चारों को जो है जॉब नहीं मिलेगी। अब हमारे स्टेट ने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो किया, बट क्या इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं किया। हमारे स्टेट ने तो डायरेक्ट बोला, चाहे फिर वो हिंदू हो,
चाहे फिर उसकी रेस क्या है, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर पारसी हो, उसकी कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या चाहिए, उस बंदे को ना कंप्यूटर का स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में वो बंदा टैलेंटेड होना चाहिए, उसी पर्सन को हम जॉब देंगे। तो क्या है इसका मतलब, इन बेसिस पर तो हमारी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती सिटीजन के साथ, बट अदर फैक्टर में हमारी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। मतलब स्किल के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, टैलेंट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और क्या है अदर फैक्टर, तो देखो हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इन सिटीजन में क्या होता है, मान लो कुछ महिला होती है और कुछ बच्चे होते हैं सिटीजन में, तो इनमें क्या होती है, कुछ जो विमेन है एडवांस सेक्शन से होंगे, कुछ विमेन जो है बैकवर्ड सेक्शन से होंगे, इसी तरह कुछ जो बच्चे होंगे एडवांस सेक्शन में होंगे और कुछ जो बच्चे होंगे ना बैकवर्ड सेक्शन में होंगे। तो हमारी स्टेट ये बोल रही है कि देखो भाई, एडवांस सेक्शन और बैकवर्ड सेक्शन दोनों का डेवलपमेंट करने के लिए, दोनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बैकवर्ड सेक्शन है ना, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। जैसे कि कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा, कुछ बच्चों के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा स्टेट द्वारा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसके अगेंस्ट में कोई भी जो है सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि इस बेसिस पर भी जो है हमारी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है सिटीजन के साथ। देन और कौन से फैक्टर है पॉजिटिव और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन के सिटीजन के साथ जो कर सकती है हमारी स्टेट, तो देखो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, इन्हें भी जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि इनको जो है हमारी स्टेट को क्या करना है, एडवांस सेक्शन के साथ साथ ये जो बैकवर्ड सेक्शन है इनका भी डेवलपमेंट करना है, इनको भी जो है मेन स्ट्रीम में लाना है। हमारी स्टेट जो है ये नहीं चाहती कि देखो भाई, जो एडवांस सेक्शन है ना वो ये जो है और ज्यादा अमीर होता जाए और जो बैकवर्ड सेक्शन है ये जो है बहुत ज्यादा गरीब होता जाए। इन दोनों में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, इन दोनों का डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए, दोनों जो है मेन स्ट्रीम में आने चाहिए। तो इसीलिए एडवांस सेक्शन को जो है स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं है, बट ये जो बैकवर्ड सेक्शन है ना इन्हें स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जो है स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 सिंपल सी बात बोल रहा है कि देखो स्टेट जो है सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किस ग्राउंड पर, इन ग्राउंड पर, बट इनके अलावा अदर ग्राउंड में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है स्टेट द्वारा सिटीजन के साथ। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 15 समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो इट स्टेट दैट नो सिटीजन शॉल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction or a condition on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। अब यहाँ पर आप मुझे एक चीज बोल सकते हो कि देखो सर, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि स्टेट जो है इन ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता सिटीजन के साथ। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में नई चीज क्या है, तो देखो भाई ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 था ये सिटीजन को किसके अगेंस्ट में मिलता था, स्टेट के अगेंस्ट में मिलता था। बट ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है ना, इसमें जो है एक नई चीज शामिल की गई है, क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब क्या है, स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल को भी बोला गया है कि देखो भाई आप भी जो है ना सिटीजन के साथ इन ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आप जो है सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है इसका मतलब क्या होता है, मान लो किसी की शॉप है, जो शॉप का ओनर होता है, जो मालक होता है, ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो जाएगा। मान लो किसी का रेस्टोरेंट है, मान लो किसी का होटल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स में, जैसे कि मान लो कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट चीज है, जैसे कि टॉकीज है, पिक्चर देखने जाते हो आप, कहीं मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, पब्लिक एंटरटेनमेंट चीजें हो जाएंगी। तो ये भी जो है ना प्राइवेट इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो भाई स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है हमारे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस बेसिस पर, किस ग्राउंड पर, तो ये जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा, इन अदर फैक्टर के अलावा जो है डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो सकता है, बट इन ग्राउंड्स पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हमारा स्टेट और हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब देखो शॉप में जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट में जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, होटल्स में जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे कि पिक्चर में देखने जाते हो आप टॉकीज में, मॉल में जाते हो आप शॉपिंग करने, यहाँ पर भी जो है इन ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ध्यान क्या है, और द यूज ऑफ वेल्स, कुएं हो गए, तालाब हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए,
रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो गए जो मेंटेन है होली और पार्शियली बाय स्टेट, मतलब स्टेट की तरफ से इनको पैसे मिल रहे हैं पूरी तरीके से या पार्शियली मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है जो यूज ऑफ जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर भी जो है स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 भी जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में क्या बोला गया है, तो देखो, द स्टेट में प्रोवाइड एनी पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसको हम ऑलरेडी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी स्टेट है ना, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकती है वीमेन को और चिल्ड्रन को, जैसे कि गिविंग चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन, मतलब बच्चों को जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज में इलेक्शन होते हैं यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो है सीटें रिजर्वेशन की जा सकती है स्टेट द्वारा। तो ये जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 द्वारा जो है किया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, द स्टेट इज अ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen और for the scheduled caste and scheduled tribes। अब जो हमारी स्टेट है ना, ये क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किन के लिए? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके लिए हमारी स्टेट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन कर सकती है। देन जो है कुछ फी में जो है कंसेशन प्रोवाइड करती है। अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटली शेड्यूल कास्ट को हमारी गवर्नमेंट जो है 50% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। देन शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, 7.5% का रिजर्वेशन इन्हें प्रोवाइड करती है। देन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस में मेनली जो है ओबीसी को माना जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो है हमारी गवर्नमेंट 27% जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। देन अब ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है ना, ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको हमने कब ऐड किया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जो है इसे हमारे संविधान में जो है ऐड किया गया। तो ये भी बात आप याद रखना। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 भी जो है समझ में आ चुका होगा। ये बेसिकली बात कर रहा है जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कहाँ पर? पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज है वहां पर ही जो है हमारी गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or the scheduled tribe regarding their admission to educational institution including private educational institution whether added or unaided by the state। मतलब क्या है, किसी इंस्टीट्यूशन को सरकार से मदद मिल रही है या मदद नहीं मिल रही, यहाँ पर भी जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में भी तो यही सेम बात बोली गई थी ना। देखो भाई, यहाँ पर एक बात ऐड की गई, क्या? यहाँ पर बोला गया है कि देखो भाई, हमारी जो स्टेट है ना स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, कहाँ पर? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जबकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में ना पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही जो है ना इनको जो है स्पेशल प्रोविजन जो है प्रोवाइड कर रही थी हमारी स्टेट। अब क्या हुआ, आगे आने वाले दिनों में इंडिया में ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की संख्या में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल प्रोविजन जो है नहीं मिल रहे थे। मतलब क्या था, इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इनको जो है फीस में जो है कंसेशन नहीं मिल रहा था। तो हमारी स्टेट ने सोचा कि देखो भाई, जैसे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको जो है स्पेशल प्रोविजन के तहत हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फीस में जो है कुछ कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको क्या है, हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है इन कैटेगरीज को जो है स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए।
कुछ जो है फीस में कंसेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारी स्टेट ने क्या किया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया और इसके द्वारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया। और क्या किया गया, यहाँ पर भी जो है इन्हें स्पेशल प्रोविजन दिए गए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट को जो है 15% का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को जो है 7.5% का रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को जो है 27% का रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है प्रोवाइड किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है। अब ये जो क्लॉज है ना आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो बोल रहा है स्टेट जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है कि देखो भाई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पर जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 अप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजन इन कैटेगरीज को जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब यहाँ पर जो 27% का ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, इन पर जो है कुछ कंडीशन लगाई गई है स्टेट द्वारा। तो देखो ये कंडीशन क्या क्या है। तो देखो ओबीसी में ना दो कैटेगरीज आती है, एक होती है क्रिमिलेयर मतलब एडवांस सेक्शन, एक होती है नॉन क्रिमिलेयर मतलब बैकवर्ड सेक्शन। तो ओबीसी में जो क्रिमिलेयर सेक्शन में आते हैं ना, इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। और ओबीसी के अंदर में जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनको क्या होता है, रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। जैसे कि मान लो कि जो ओबीसी है और उनके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है ना, ईयरली बात कर रहा हूँ, अगर ईयरली इनकम 8 लाख से कम है तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब बैकवर्ड सेक्शन में आ जाएंगे। और इनको ओबीसी के अंदर में जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। और जो क्रिमिनल सेक्शन में आते हैं, जो एडवांस सेक्शन है ना, जो बड़े लोग हैं, जो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, मतलब ईयरली अगर बात करूं 8 लाख से इनकी इनकम अगर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है क्रिमिनल माने जाएंगे, एडवांस सेक्शन माने जाएंगे। और इनको जो है ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो नॉन क्रिमिनल की तो सिंपल सी कंडीशन है कि देखो भाई जिसकी इनकम 8 लाख से नीचे है उसको जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि क्रिमिनल यानी एडवांस सेक्शन में जो है कौन कौन आता है और जो है किन्हें जो है ओबीसी के तहत जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। तो देखो पहली कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब मान लो कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या सीजीए है, तो इनको जो है ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देन कोई ऑफिसर है, ग्रुप ए है, क्लास 1 है, ग्रुप बी, क्लास 2 ऑफिसर है of all the India सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस एंड एम्प्लॉय होल्डिंग द इक्विवेलेंट पोस्ट, मतलब इनके बराबर अगर ग्रुप ए ग्रुप बी की पोस्ट है सेंट्रल या स्टेट सर्विस में, तो उनको भी जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देन मान लो टॉप रैंक आर्मी ऑफिसर है, उनको भी जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अदर प्रोफेशन की बात करें लाइक डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, ऑथर है, कंसल्टेंट है, या फिर वो जो है ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, अगर इनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है या फिर उच्च वर्ग के लोग हैं, तो उनको भी जो है ना ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देन एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें, एक निश्चित सीमा से अगर किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है ओबीसी कैटेगरी के अंदर में, उनको भी जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एनुअल इनकम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर में है उनको जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा ओबीसी के तहत। इनको क्या माना जाएगा, इनको जो है क्रीमी लेयर सेक्शन माना जाएगा, एडवांस सेक्शन माना जाएगा, और इनको जो है ओबीसी के अंदर में रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है। इनको जो है ओबीसी की कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 की। ये जो है आर्टिकल 15 का लास्ट सब क्लॉज है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के तहत अभी तक इंडिया में जो है हमारी स्टेट क्या कर रही थी, स्पेशल प्रोविजन बना रही थी। किसके लिए, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, इनके लिए जो स्पेशल प्रोविजन बना रही थी। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के तहत हमारी स्टेट ने क्या किया, जो इंडिया में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे ना, इनके लिए भी जो ना स्पेशल प्रोविजन बनाया और बोला कि देखो भाई इन वर्गों को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी जो ना 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे फिर हो एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फिर हो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। मतलब जैसे एससी एसटी ओबीसी को जो है फायदा मिल रहा था रिजर्वेशन का, उसी तरीके से जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी जो है अब यहाँ पर जो है फायदा मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है।
अब ये जो 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया ना गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के तहत, यहाँ पर भी जो है एक एक्सेप्शन है। कौन सा? द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट 10% का रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के तहत। ये जो है SC ST OBC के लिए भी जो है सेम था, यहाँ पर भी जो है सेम है, मतलब यहाँ पर भी जो है एक्सेप्शन यहाँ पर बोला गया है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन ये जो रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया गया EWS को या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये हमारे कब किया गया? तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 है ना, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो हमने इसके लिए क्या किया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2019 में, और 2019 में हमने क्या किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है ना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया 10% का। और ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया SC ST OBC कोटे में से नहीं किया गया, इनको अलग कोटा दिया गया 10% का। अब फाइनली इंडिया में जो है रिजर्वेशन कोटा कितना हो चुका है, 59.5% जो है रिजर्वेशन कोटा हो चुका है, जिसमें जो है शेड्यूल कास्ट को मिलता है 15%, शेड्यूल ट्राइब को मिलता है 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है 27%, और EWS को जो 2019 में मिला था 10% का रिजर्वेशन, कुल मिलाकर हो चुका है 59.5%, ठीक है। देन अब ये जो EWS को रिजर्वेशन मिलता है 10% का, इसके लिए भी ना कुछ एलिजिबिलिटी जो है गवर्नमेंट ने या हमारे स्टेट ने जो है बताई है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि किन्हें जो है EWS के तहत रिजर्वेशन का प्रॉफिट मिलेगा या फायदा मिलेगा। जैसे OBC के लिए कुछ कंडीशन थी ना, उसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी जो कंडीशन है, उस कंडीशन पर ही जो है उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो क्या है देखो, सबसे पहली कंडीशन सेम वही है जो OBC के लिए थी, पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख, मतलब जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है ना। बट OBC में क्या था, सिर्फ फादर की इनकम देखी जाती थी, अगर फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो उनको जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बोला गया है कि ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब मान लो पिता की इनकम जो है 8 लाख है या मम्मी की इनकम जो है 8 लाख है, मतलब ऐसे मान लो कि ये जो पिता है इसकी इनकम जो है 4 लाख है, मम्मी की इनकम जो है 2 लाख है, इसके भाई की इनकम जो है 1 लाख है। अब 4 लाख 2 लाख 1 लाख कितने हुए, 6 लाख, मतलब ग्रॉस किया जाएगा जितने भी परिवार में लोग कमा रहे हैं ना उनकी इनकम देखी जाएंगी। अगर उनकी इनकम 8 लाख से कम है तो उनको जो है EWS के तहत रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर मान लो पूरे परिवार की मिलाकर इनकम 8 लाख से ऊपर में जाती है ना, तो उनको जो है EWS के तहत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिन व्यक्तियों के परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम है उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। आय आवेदन के वर्ष यानी कि मान लो अभी 2023 और 24 चल रहा है, ठीक है। अब इनको जो है रिजर्वेशन का फायदा उठाना है किसी को, तो ये क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है जो 2022-23 का है ना, इसकी इनकम देखी जाएंगी, ठीक है। देन इसमें वेतन, व्यवसाय, पेशे और कृषि जैसे सभी स्रोतों से आय शामिल है, मतलब सभी को जो ना प्लस किया जाएगा। इन सभी को मिलाकर जो आय होंगे ना 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसके ऊपर में नहीं जानी चाहिए। ऊपर में जाएंगी तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, अगर कम होंगी तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या है भाई, पोजेशन ऑफ एसेट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो भाई, किसी पर्सन के पास इनमें से अगर एक संपत्ति है ना, उसको EWS के तहत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन है देखो, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, मतलब 5 एकड़ उसके बाद जो है कृषि भूमि या उससे ऊपर में है तो उसको जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देन रेसिडेंशियल फ्लैट, अब फ्लैट का मतलब क्या होता है, बना हुआ घर, अगर 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर में है या 1000 स्क्वायर फीट तक है तो उसको भी जो है ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देन रेसिडेंशियल प्लॉट, अब प्लॉट का मतलब क्या होता है, खाली जमीन, अगर ये जो है 100 स्क्वायर एट के ऊपर में है या 100 स्क्वायर एट तक है तो, और जिसको जो है नगर पालिकाओं ने जो है अधिसूचित किया है तो उसको भी जो है ना रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा EWS के तहत। और क्या कंडीशन है EWS के लिए, तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का निर्धारण जो किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस और सिटीज will be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status, मतलब EWS का स्टेटस देने के लिए जब इनकी प्रॉपर्टी जो है देखी जाएंगी स्टेट द्वारा तो क्या होगा, मान लो किसी की जो है डिफरेंट सिटीज में है, डिफरेंट प्लेसेस पे अगर प्रॉपर्टी है, इन सभी प्रॉपर्टी को जो ना जोड़ दिया जाएगा। अगर मान लो एक निश्चित सीमा से इनकी प्रॉपर्टी कम होती है
तो इनको ईडब्ल्यू के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मान लो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, इनके पास एक निश्चित सीमा से ज्यादा होती है, तो उनको जो है ईडब्ल्यू के तहत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देन डेफिनेशन ऑफ फैमिली। आप ये डेफिनेशन ऑफ फैमिली क्यों बताया गया है यहाँ पर कि देखो भाई, ईडब्ल्यू के तहत उस परिवार के कौन कौन से सदस्य जो है रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं या प्रॉफिट या लाभ ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि देखो भाई, उस व्यक्ति के माता पिता जो है रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं, भाई बहन जो है रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी जो होंगे ना, वो परिवार के जो है सदस्य माने जाएंगे और उनको भी जो है ईडब्ल्यू के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। तो कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, यही जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों, आपको जो है आर्टिकल 15 जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर आपकी कुछ क्वेरी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आर्टिकल 15 में जो है ना, मैंने कुछ बातें जो छोड़ दी है, क्योंकि रिजर्वेशन पर जो है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब जो है मैं पूरे कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आर्टिकल 15 में मैंने कुछ बातें इसलिए छोड़ी क्योंकि क्या है, ये टॉपिक जो है ना बहुत ट्रिकी है। अगर उन बातों को मैं ऐड करता तो शायद आपको आर्टिकल 15 समझने में दिक्कत हो सकती थी। तो इसीलिए उन बातों को जो है मैंने अभी यहाँ पर जो है शामिल नहीं किया आर्टिकल 15 के लेक्चर में। रिजर्वेशन पर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, तब जो है वहां पर हम डिटेल से उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो आर्टिकल 15 समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।